नमस्कार, राम राम, जय हिंद। सभी स्टूडेंट्स को आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में और एएसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में मित्रों मैं जो बताने वाला हूं आज जो है ये क्लास 12 चैप्टर का फिजिक्स का नया चैप्टर यूनिट जो है स्टार्ट हो गया है। तो यूनिट है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इससे जो यूनिट नंबर 3 आएगा, इसका जो चैप्टर लगभग पहला चैप्टर आता है वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। ठीक है। और तो इसमें जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं और जो हेडिंग्स वगैरह हैं और जो क्वेश्चंस हैं जिनसे लगातार हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो है पहला टॉपिक हमारा रहेगा बायो-सेवर्ट का नियम। ये बायो-सेवर्ट का नियम ऐसा नियम है जो हर साल, लगभग हर साल किसी न किसी पेपर कोड में पूछा ही जाता है। आप 100% श्योर मान के चलिए ये पूछा ही जाएगा। तो ये जो देख लीजिए आप 2011, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23 इतनी बार पूछा जा चुका है। लगभग 24 में भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए क्या होता है इसको बात करें, किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। देखिए ये जो है चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है और इससे चुंबकीय क्षेत्र आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो या बायो-सेवर्ट का नियम, या फिर आपको लिखा आ सकता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए ये जो इसका है फिगर है। ठीक है। ये इसका फिगर है, जो चित्र बनता है ये जो चित्र है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी थ्योरी लिखी गई है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये थ्योरी आप अपने आप ही लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप अपने आप लिख सकते हैं, इसको रटने की कोई जरूरत, आपको रटाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए ये है एबी। एबी एक धारावाही चालक तार है। तो माना कि ये भी एक धारावाही चालक तार है। देखो ये ए और बी ये धारावाही चालक तार हो गया। ठीक है। जिसकी लंबाई एल है और इस तार की जो लंबाई है वो एल लंबाई है, जिनसे आर दूरी पर बिंदु पी, यहां से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो देखिए इसमें अल्पांश काटा गया है, ये जो आपको एरिया लग रहा है डीएल, ये डीएल अल्पांश लिया गया है। ठीक है। ये वाला ये अल्पांश लिया गया है। और ये जो बिंदु है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ये सभी कारक हैं, इन पर ये जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यह चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। इस चालक में जो आई धारा प्रवाहित हो रही है इसके समानुपाती होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको लिखेंगे, इसको जो हम लोग लिखेंगे, देखिए डीवी चुंबकीय क्षेत्र डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, धारा के समानुपाती होता है। नंबर 2 की बात करेंगे, यह चालक के की अल्प लंबाई डीएल के भी समानुपाती होता है। ये चालक की जो अल्प लंबाई है ये वाली डीएल, इसके भी समानुपाती होता है। तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, ठीक है, इसके भी समानुपाती होता है। अब बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 क्या है कि यह चालक की अल्प लंबाई तथा चालक से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। देखिए ये अल्प लंबाई है और ये बिंदु P है, ये तार और इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है इसकी ज्या यानी कि साइन थीटा वाला साइन थीटा इसकी ज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं dv प्रोपोर्शनली टू साइन थीटा। ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में बात करेंगे यह बिंदु P की अल्पांश दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो दूरी होती है, ये वाली दूरी जो dl ये तार से P की दूरी है, ये ली गई है r। तो इसमें क्या, इसके वर्ग के व्युत्क्रमण, इसका वर्ग, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं dv प्रोपोर्शनली टू r², इस प्रकार दिया जाता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 बने हैं, अब 4 समीकरण को मिला देंगे। ठीक है। चारों कारकों को मिलाने पर 1 + 2 + 3
समीकरण चारों को कारकों को मिलाने पर, चारों कारकों को मिलाने पर, ठीक है। जब इनको मिला दिया जाएगा तो देखिए ये हो गया dv, आइडियल साइन थीटा, ये तीनों प्रोपोर्शनली हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा आई और dl और साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो 1/r² ये r² आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये समानुपाती तो लगा नहीं रहेगा, इसको तो हटाना पड़ेगा, और ये समानुपाती जब हटेगा तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो क्या कांस्टेंट आता है, तो dv बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपान r², ये बनता है हमारा सूत्र, ठीक है। अब ये μ0 क्या होता है, चुंबकशीलता, ठीक है। μ0 चुंबकशीलता होती है, तो यहाँ से μ0/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। और इसका मात्रक वेबर इंटू मीटर इंटू एम्पियर, और इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा इसका मात्रक टेस्ला, इसके 3-4 मात्रक होते हैं, वो आपको हर क्लास में न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। इसका जो मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। तो चलिए, ये था बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप इस फिगर को समझ लेते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका नियम, उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। किसी धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो ज्ञात करना है, उसका क्या सूत्र होता है वो ज्ञात करना है। तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये वृत्ताकार इसमें कुंडली रहेगी, ठीक है। और इसमें देखिए ये एक वृत्ताकार कुंडली है, और इसमें जो ये धारा है आई इधर से प्रवाहित होती है, इधर से निकलती है, ठीक है, धारा आई। और ये हमने लिया है dl, जो इसका अर्ध क्षेत्रफल रहेगा वो dl। और यहाँ से केंद्र बिंदु ये O है, O से जो इसकी जो त्रिज्या है कुंडली की वो r है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, और ये इसके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और dl के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। और ठीक है, अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहता है, डेरिवेशन नहीं तो इसके सूत्र से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 2011, 14, 17, 2020, 22 में पूछा गया है ये तो डेरिवेशन, ठीक है। और इसमें तो चलिए किस हिसाब से इसको लिखते हैं, डेरिवेशन इसका किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे, माना कि आर त्रिज्या, ये आर त्रिज्या की एक कुंडली है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र B ये वाला एक समान रूप से फैला रहता है, ठीक है। और यदि धारावाही लूप में धारा I प्रवाहित हो रही हो तो इस पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। कितना होगा, वो जो बायो सेवर्ट का नियम है उससे लगेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र dv बराबर μ0/4 इंटू I अर्ध क्षेत्रफल dl साइन थीटा अपान व्युत्क्रम वर्ग I, ठीक है, हो गया। अब इस प्रकार से ये एक खंड का हो गया, ठीक है। और इसे पूरे जो उत्पन्न होगा, ठीक है, ये पूरा एक खंड का हो गया। अब इसमें बात करेंगे, जो ये dl है और ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इसके बीच जो कोण है वो थीटा है, ठीक है। dl dl बा B चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से जो साइन थीटा ये वाला, तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र फिर चुंबकीय क्षेत्र बचेगा dv बराबर μ0/4 इंटू आई dl अपान r², समीकरण नंबर 2, ठीक है, हो गया।
साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 हो गया। तो अब बात करेंगे इसमें कुंडली में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है सिर्फ ये अल्पांश का हुआ है, अब कुल जब होगा तो इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेशन dv बराबर μ0/4 इंटू IdL/r²। ठीक है, यहां से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये μ0/4 इंटू I/r², ये तो हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा। तो यहाँ से dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो b हो गया, और यहाँ से dl, ठीक है, इसको लिख ले μ0/4 इंटू I/r²। अब जो इंटीग्रेशन dl यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन होगा इतने पूरे पार्ट का, तो ये हो गई इस कुंडली की, जो कुंडली का ये जो त्रिज्या है, इसमें ये हो जाएगा इसका जो क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस परिधि हो जाएगी, इसमें 2πl होता है। ठीक है, 2πl, क्योंकि त्रिज्या r है तो 2πr हो जाएगा। ठीक है, 2πr इंटीग्रेशन dl बराबर 2πr हो जाएगा। तो यहां से 2πr हो गया। ठीक है, अब 2πr हो गया। यहां से जब b की वैल्यू निकालेंगे, b बराबर ये देखिए μ0/, 2π से 4π कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ये 2π से 4π कट गया, पाई से पाई गया, और ये 2 से ये चला जाएगा। इसको लिखा रहने दो, आपको ऐसे ही समझा देंगे। ठीक है, अब ये 2 से 2 गया तो 2 बचा, और पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, इंटू आई हो गया, ये r से r² चला जाएगा तो सिर्फ r बचेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो गई μ0I/2r। तो यहां से b बराबर μ0I/2r, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, जो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होगा। अब बात करेंगे इसमें, यदि देखिए ये कुंडली केंद्र हो गया, अगर इसमें फेरों की संख्या n हो, चूंकि कुंडली ये ऐसे फेरे n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा b बराबर μ0NI/2r। ठीक है, टेस्ला, ये हो गया कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल सा डेरिवेशन रहता है, तो अगर फिगर पे आप कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो इसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ, और मैं रटा नहीं रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसे इस फिगर से किस प्रकार से इस थ्योरी को कनेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं, जिससे अगर आप इसको 1-2 बार समझ लोगे फिगर को, तो आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इस फिगर से ही टोटल पूरी थ्योरी निकल के आ जाएगी। तो चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इन 2 कॉन्सेप्ट को ही सीखेंगे, और इनके नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। तो क्या है इनके कॉन्सेप्ट, ये जो अब मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट, ये धारावाही लूप जो केंद्र के अंदर इसमें चुंबकीय क्षेत्र कराया और आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और एक उम्मीद मेरी रहती है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे जो नेक्स्ट क्लासेस है मैं आपके पास जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी ये क्लास शाम को 7 बजे पब्लिश होती है, आपको शाम को 7 बजे क्लास मिल जाया करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले हमारे क्लासेस के बारे में। ठीक है, और ये कंटेंट, और आप लोग जितना शेयर करोगे, जितने लाइक होंगे, और उसी हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुक रह सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी स्टूडेंट को, नमस्कार, राम राम।